नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल स्वास्तिक एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 7.6 भारत में विकास का नियोजन। 2019 मेंस के हिसाब से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2019 मेंस में जो 17 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसमें 6वें नंबर का टॉपिक भारत में विकास का नियोजन, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। पिछला वीडियो जो राष्ट्रीय आय पर आधारित था उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। उसका पार्ट 2 वाला वीडियो जल्द ही लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उससे पहले भारत में विकास का नियोजन इसका पहला पार्ट, इस वीडियो का पहला पार्ट लेकर आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक की प्रासंगिकता कितनी है और मेंस में विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में आने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में विकास का नियोजन अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काफ़ी कंटेंट या काफ़ी चीज़ों को ये कवर करता हुआ ये टॉपिक है। जब सिलेबस में आप 17 टॉपिक देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे टॉपिक या यूँ कहूँ 3 से 4 टॉपिक इस टॉपिक से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, कोरिलेटेड हैं। पहला ही टॉपिक है हमारे सिलेबस में मेंस का 7.1 भारत में विकास का अनुभव, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। भारत में विकास का अनुभव अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है, ठीक है, उसमें इतिहास से लेकर अब तक कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, इस बारे में उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें लिखना है। या क्वेश्चंस उस टॉपिक से इस विषय में पूछे जाते हैं, इस बारे में पूछे जाते हैं कि भारत में विकास का जो अनुभव है वो कैसा रहा है। उस टॉपिक में एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए, उस टॉपिक के आए हुए प्रश्नों का अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको भारत में विकास का जो नियोजन है इस बारे में भी जानकारी रखनी होगी। जब तक आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि भारत में विधिवत नियोजन की शुरुआत कब हुई, विधिवत नियोजन प्रारंभ होने से पहले भारत में नियोजन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा, इन तमाम बिंदुओं पर आपको यहाँ पर बातें करनी होंगी। और भारत में विकास का नियोजन पढ़ने के पश्चात भारत में विकास का अनुभव वाला जो टॉपिक है उसमें भी आप एक बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। एक और टॉपिक है 7.12 विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एक 7.15 और टॉपिक है जिसमें आर्थिक विकास के तत्व, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तमाम कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक का संबंध कहीं ना कहीं भारत में विकास का नियोजन वाले टॉपिक से कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। प्रश्न अक्सर जो 15 नंबर के आते हैं वो बहुपक्षीय प्रश्न होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। बहुपक्षीय प्रश्नों में उस प्रश्न के 2 से 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। पहला पार्ट हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि नियोजन से आप क्या समझते हैं, और इस प्रश्न के बाद आपसे ये पूछ लिया जाए कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में गरीबी या बेरोजगारी को दूर करने के लिए नियोजन में कौन कौन सी बातें कही गई थी, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। यहाँ पे नियोजन से एक क्वेश्चन डायरेक्ट है और एक प्रश्न जो पंचवर्षीय योजना को कोरिलेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी से, बेरोजगारी या गरीबी से। तो वहाँ बेरोजगारी और गरीबी वाला चैप्टर भी या टॉपिक भी जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक उसमें एक अच्छा उत्तर आप लिखने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स पे हम आएंगे। आज हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भारत में विकास का नियोजन या डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, इस टॉपिक पे विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस सामान्यतः इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हमें चर्चा करनी है। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले एक स्टूडेंट को या एक मेंस के एस्पायरेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि उसे एक चार्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन से बिंदु इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें इस टॉपिक पर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ एक मैं चार्ट का निर्माण करता हूँ, ध्यान दें, और हो सके तो आप ये चार्ट का निर्माण आप भी कर लें। सबसे पहले हमें इसमें
जानने का प्रयास करना चाहिए कि नियोजन क्या है, मतलब प्लानिंग। नाम से स्पष्ट है टॉपिक के, भारत में विकास का नियोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है, इसमें नियोजन की महत्ता या भूमिका क्या रही है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि नियोजन क्या है। इसके पश्चात इससे मिलता जुलता एक शब्द और रहेगा जो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो है आर्थिक नियोजन क्या है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एक हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, दूसरी हम यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। लिख देता हूँ मैं यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग। पहला शब्द था प्लानिंग, दूसरा शब्द है इकोनॉमिक प्लानिंग, तीसरा हमें यहाँ आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आर्थिक नियोजन के कौन कौन से पहलू हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी बिंदुएं हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ आर्थिक नियोजन हुआ है अथवा किया गया है। इसके बाद इसके उद्देश्य में हमें आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं और उद्देश्य, ये दोनों पर अगर प्रश्न 6 नंबर का आपसे पूछा जाए तो 100 वर्ड्स में आपको 5-6 पॉइंट्स वहाँ लिखने होंगे। विशेषताओं में और उद्देश्य में काफ़ी समानता है, बहुत सारी विशेषताएं ही इसके उद्देश्य हैं, आएंगे इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें नियोजन के प्रकार, इस पॉइंट पर चर्चा करनी है। 3 नंबर के प्रश्न आमतौर पर नियोजन के प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। केंद्रीकृत योजना या केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, ठीक है, अल्पावधि, मध्यावधि, दीर्घ अवधि, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नियोजन के कई प्रकार हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। इसके बाद हमें आना चाहिए नियोजन के तंत्र, या मैं यूं कहूं संगठन। इसे भारत के संदर्भ में ले लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही है भारत में विकास का नियोजन। कौन कौन सी संस्थाएं आज तक भारत में नियोजन के लिए बनाई गई हैं, इस पर 3, 6 और 15 तीनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी की होगी, आपको इस बात की इतनी जानकारी तो होगी कि आज़ादी के बाद 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लॉन्च किया गया, जिसे हम भारत में विधिवत नियोजन की शुरुआत मानते हैं, इस नियोजन को बनाने का कार्य जिन संस्थाओं को सौंपा गया था, उसमें जो सबसे पहले जिस संस्था का निर्माण किया गया था वो था योजना आयोग। उसके पश्चात 1952 में एक आयोग की और आवश्यकता महसूस हुई और NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया गया। दो ये जो संस्थाएं थीं, योजना आयोग और NDC, इन्होंने 1951 से लेकर 2012 में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई और लॉन्च की गई, तब तक ये तमाम पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण इन्हीं दो संस्थाओं के द्वारा किया गया। बाद में ये कहीं ना कहीं महसूस किया जाने लगा कि कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की ओर भारतीय नियोजन को बढ़ना चाहिए और पर्सपेक्टिव प्लानिंग की ओर भारतीय नियोजन को बढ़ना चाहिए, परिप्रेक्षी योजना की ओर, क्योंकि ये माना गया कि सहकारी संघवाद की कहीं ना कहीं कमी हमें पुराने आयोग में देखने को मिल रहा है। इसी तर्ज पर नीति आयोग का निर्माण 2015 में करते हुए वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था से समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा एक 15 वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके उसे कई भागों में विभाजित करके उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ 3 संगठन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। पहला है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और थर्ड वन इज नीति आयोग। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है।
इन संगठनों के बारे में जानने के पश्चात हमें ये जानना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस 3 नंबर के भी बनते हैं अक्सर, कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में आर्थिक नियोजन की विधिवत शुरुआत हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से मानते हैं 1951 से। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और योजना आयोग को आज़ादी के पश्चात इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक प्लानिंग, एक विधिवत आर्थिक नियोजन का निर्माण उनके द्वारा किया जाए और क्रमबद्ध तरीके से एक एक उद्देश्य पूरे किए जाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन सके। लेकिन आज़ादी के पहले, अर्थात जब ब्रिटिशर्स थे, उस दौरान खासकर भारतीयों को इस आर्थिक नियोजन की महत्ता के बारे में कब पता चला। ऐसे तो आर्थिक नियोजन की महत्ता शुरू से ही रही है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और इस दौरान 1930 का जो शुरुआती दशक है, वहाँ से ये माना जाता है कि उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे, जो बुद्धिजीवी थे, इन लोगों को, या जो अर्थशास्त्री थे, इन लोगों को इस बात का जो महत्व है कि आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों ने उस समय अपने अपने व्यूज़ ब्रिटिशर्स के सामने विधिवत तरीके से रखा। जिसमें सबसे पहला जो माइलस्टोन है, विश्वेश्वरैया योजना, माना जाता है कि वो भारत का सबसे पहला कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन का एक सही और सुसंगत कहा जाए कि एक ढांचा था, जहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसे होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर बहुत डिटेल से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ विश्वेश्वरैया योजना, गांधीवादी योजना, कांग्रेस योजना, बॉम्बे प्लान, जन योजना, सर्वोदय योजना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जहाँ से 3 या 6 नंबर के प्रश्न एक्सपेक्टेड हमेशा रहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमको केवल उन योजनाओं के बारे में जानना है कि वे योजनाएं कब आईं, किसके द्वारा लाई गई, मुख्य रूप से कौन सी बात उन योजनाओं में कही गई थी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम 1950 तक, जब योजना आयोग का निर्माण हुआ, तब तक हमें यहाँ पे कौन कौन से प्लान्स अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर लाए गए थे, उसके बारे में चर्चा करनी है। इसके पश्चात हम आ जाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं में। इसका एक अवलोकन करेंगे 12 पंचवर्षीय योजनाओं का, और वर्तमान में जो 15 वर्षीय योजना है नीति आयोग की, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमें चर्चा करनी होगी। पंचवर्षीय योजना प्रीलिम्स में भी एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, आमतौर पर आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1951 में भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, जो 1956 तक के लिए था, और 1 बाई 1 भारत में आज तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 3 बार ऐसा समय भी आया जब जो योजना अंतराल का समय था। पढ़ा है ये सब आप लोगों ने प्रीलिम्स में, मेंस में। पहला जो गैप या पहला जो अंतराल आया था वो 1966 से 1969 के लिए था, जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे का नाम दिया गया। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ, विपत्तियाँ उस दौरान चूँकि अर्थव्यवस्था के ऊपर थीं, तो इसीलिए उस समय के जो भी योजना निर्माण करता हैं, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पंचवर्षीय योजना आगे लागू ना करते हुए एक साल का गैप लेंगे, और यह गैप 3 साल तक लगातार लिया गया। और 3 साल का एक जो गैप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक अंतराल जो हमें देखने को मिलता है, ये योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक उठापटक के बीच 1978 से 1980 के बीच भी एक योजना अंतराल रहा, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से हम जानते हैं। और इसके पश्चात जब भारत में फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ 1990 से 1992 का जो काल था, यहाँ भी राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण और तमाम कारणों के कारण 2 साल का वहाँ भी एक गैप हमें देखने को मिलता है, जिसे एनुअल प्लान्स या वार्षिक योजनाओं के नाम से हम जानते हैं। अर्थात 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 3 योजना अंतरालों के साथ क्रियान्वित किए गए हैं। उन तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा,
उसमें प्रीलिम्स में हम बहुत सारे फैक्ट्स भी हमें याद करने होते हैं, लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेटेड हमारा ग्रोथ रेट था वो 2.1% था, हमने एक्चुअल में 3.6% अचीव किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब हमें सफलता प्राप्त हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था और उस समय के अर्थशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं अपनी जो प्लानिंग है उसको प्राथमिक से लेकर वो द्वितीयक की ओर गए और कृषि की जगह औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य बना। इसी प्रकार जैसे जैसे आप पंचवर्षीय योजनाओं में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा जो उद्देश्य रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन किया गया है, उसमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडिशन या एड ऑन करने का प्रयास किया गया है। एक प्लान अचीव हो गया तो दूसरे प्लान की ओर हम आगे बढ़े हैं। बीच में बहुत सारी अड़चनें, बहुत सी रुकावटें भी आई हैं जिनका सामना करते हुए निश्चित रूप से हमारे योजनाकर्ताओं ने अच्छी प्लानिंग की ड्राफ्टिंग करते हुए हमें 2% के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से 8, 9, 10% तक के इकोनॉमिक ग्रोथ तक वो लेकर आए। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम यहाँ बात करेंगे। बाद में जैसा कि मैंने कहा था कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनकी बातें जब उठने लगी कि हमें पूरे योजना के ढांचे को एक विकेंद्रीकृत स्वरूप देना है, इस उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात यह डिक्लेयर किया गया कि योजना आयोग और एनडीसी अब इतने रिलेवेंट नहीं रह गए, इतने प्रासंगिक नहीं रह गए। हमें एक थिंक टैंक, एक बुद्धिजीवियों की पूरी एक टीम का निर्माण हमें करना होगा और एक ऐसे आयोग का निर्माण करना होगा जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सके, सभी राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर प्लानिंग को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। तो 15 वर्षीय योजना का खाका, संरचना या ढांचा वर्तमान में क्या है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और एट लास्ट यहाँ पे हमें बात करनी होगी भारत में जो भी आर्थिक नियोजन अब तक हुआ है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्द जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आमतौर पे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता का भाव आता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमें नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं या जो असफलता रही है उसका वर्णन करना है। लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। जब भी किसी विषय पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो उसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना होता है। एक उसमें सफलताएं कौन कौन सी अर्जित की गई और एक उसका फेलियर पार्ट कौन सा था। 6 नंबर के क्वेश्चंस में या 15 नंबर के प्रश्न में पहले भी आए हुए हैं कि आपसे आपके राय पूछे जाते हैं, आपकी राय पूछी जाती है कि भारत में आर्थिक नियोजन एक असफल नियोजन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, इसमें आपकी राय क्या है। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट्स सीधे उसके नकारात्मक पहलुओं को लिखते हुए अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस पोस्ट में आप जाने वाले हैं, एक भावी प्रशासक आप बनने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अभी तक भी जो कार्य हुआ है वो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट की जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनके द्वारा बनाई गई थी और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आप जैसे भावी प्रशासक आप बनने वाले हैं और जो प्रशासक बन चुके हैं उन्हीं दक्ष प्रशासकों ने कहीं ना कहीं उन योजनाओं को क्रियान्वित किया था। तो यहाँ पर ये बोलना बिल्कुल 100% कि सारी चीज़ें जो आज तक हुई या जितना भी नियोजन किया गया ये असफल था, ये बात सही नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हें आप दिखाइए, लेकिन जब उस उत्तर को आप कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मक तरीके से उस उत्तर को कंक्लूड करना चाहिए। उस विषय में भी आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर भी मैं यहाँ आने वाला हूँ। इन तमाम पॉइंट्स को अगर कवर कर लिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर यदि एक विस्तार से चर्चा कर ली जाए, इसका कंटेंट अगर आपके पास बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर अवेलेबल हो, तो मुझे नहीं लगता है कि 7.6 का जो मेंस का टॉपिक है, इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए मेंस में, तो कोई वो प्रश्न आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। आपको कैसा भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाए, अगर इन पॉइंट्स पे आपकी पकड़ है तो आप एक बहुत अच्छा उत्तर इस टॉपिक से अगर वहाँ पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं।
विगत वर्षों में, अर्थात यहाँ पे मैं 2014 से लेकर 2018 तक का मेरे सारे टॉपिक्स में मैं करंट के जो 4-5 विगत वर्ष हैं जहाँ से क्वेश्चंस पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पे पूछे गए हैं, मैं केवल उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा इसलिए करता हूँ ताकि आपको इन टॉपिक्स पर आए हुए प्रश्नों का करंट ट्रेंड समझ में आए कि वर्तमान में जो परीक्षक हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे इन टॉपिक्स पर पूछ रहे हैं। इसीलिए नेशनल आय वाले टॉपिक में भी मैंने 2014 से लेकर 2018 तक के आए हुए प्रश्नों का वहाँ पर विश्लेषण किया था। और आज भी मैं भारत में आर्थिक नियोजन या भारत में विकास का नियोजन का ये जो टॉपिक है, इस पर 2014 से 2018 तक कौन कौन से क्वेश्चंस 3, 6 और 15 नंबर में पूछे गए थे, इसकी चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक से कोरिलेटेड है, जैसे 7.1 भारत में विकास का अनुभव, 7.12 विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास, और 7.15 आर्थिक विकास के तत्व। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्ट कनेक्टेड वाले क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मिले जुले हैं कि कुछ उस टॉपिक से कवर हो रहे हैं, कुछ इस टॉपिक से कवर हो रहे हैं। तो क्या है ये प्रश्न, आइए देखते हैं। यहाँ मेरे पास 2014 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों का संग्रह है भारत में विकास के नियोजन वाले टॉपिक का। 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के कौन से क्वेश्चंस किस किस वर्ष पूछे गए, ये एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ज़रा ध्यान से आप वीडियो देखें और कुछ बातें बताता भी चलता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था। जैसे हम 2014 से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर के 2 प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ, राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित होता है? हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट डिटरमाइंड? राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, ठीक है, ये तमाम प्रकार के जो घाटे हैं या ये जो कंसेप्ट है, ये हम भारत की बजटीय व्यवस्था में पढ़ते हैं, बजटरी सिस्टम इन इंडिया। बजट शब्द अलग से हमारे सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बजट चूंकि एक अल्पावधि नियोजन है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, इसीलिए आर्थिक नियोजन पढ़ते समय बजट वाला टॉपिक भी आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि बजट से आपको क्वेश्चंस आमतौर पे देखने को मिलेंगे। तो पहला ही प्रश्न राजस्व घाटा पर है 2014 में। दूसरा प्रश्न भी बजट पर आधारित है, 3 नंबर का, केंद्र सरकार अपने बजट में सामाजिक क्षेत्र के किन मदों पर, वस्तुओं पर, किन मदों पर सामान्यतः व्यय करती है? सामाजिक क्षेत्र से के कौन से मद हैं जहां सरकार अपने बजट में खर्च करती है? इस पर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑन विच आइटम ऑफ सोशल सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स इन इट्स बजट? 2014 में 6 और 15 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 में 3 और 6 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। एक 15 नंबर का प्रश्न है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि ये इस टॉपिक से कोरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न नहीं है। प्रश्न है, समावेशी विकास क्या है? भारत में समावेशी विकास ने गरीबी को कम करने में कैसे सहायता की है? व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? हाउ इट हैज़ हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ द कंट्री? समावेशी विकास, सबको लेते हुए विकास करना, विकास का जो रिसाव है वो नीचे तक पहुंचना, इस प्रकार का विकास क्या है, इसके बारे में लिखना है। और इस प्रकार के विकास ने भारत में गरीबी को कैसे कम किया, इस पर आपको वहाँ पर टिप्पणी करनी है। 2016 में 3 नंबर के 2 प्रश्न मेरे सामने हैं। एक, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत आर्थिक विकास, लगातार। आप प्रथम पंचवर्षीय योजना से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा आर्थिक विकास दर बढ़ा, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में जैसे ही हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना एक फेलियर प्लानिंग थी, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। तो सतत आर्थिक विकास का मतलब क्या है? लगातार अपवर्ड, ऊपर की ओर आपका लगातार क्रमबद्ध तरीके से विकास होता रहे। इस बारे में यहाँ पर 3 नंबर में लिखना है। नीति आयोग के उद्देश्य पूछ लिया इसने 3 नंबर में। नीति आयोग के उद्देश्य 15 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। अपने आप में नीति आयोग के इतने ज़्यादा उद्देश्य हैं
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा गया है। कोई बात नहीं, अगर 3 नंबर के हिसाब से अगर यहाँ पूछा गया हो तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि आपको केवल यहाँ पे 3-4 पॉइंट या एक छोटा सा डायग्राम दिखाकर आप उसके उद्देश्य लिख सकते हैं। 6 नंबर के प्रश्न 2016 में जो पूछे गए हैं उसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारतीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि जो 7.1 वाला टॉपिक है, भारत में विकास का अनुभव, ये प्रश्न कायदे से उस टॉपिक से डायरेक्ट है। लेकिन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने 5 ईयर्स प्लान नहीं पढ़े हैं या भारत में 5 ईयर्स प्लान के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आई थी इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न का जवाब आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अगर आपने भारत में विकास का नियोजन पढ़ा है तो ये सारे पॉइंट्स आप इस प्रश्न पर लिख सकते हैं। राइट वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडियन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, यहाँ 100 वर्ड्स हैं हमारे पास, विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। तो वहाँ पर आप इस प्रश्न का जवाब पूरे जवाब को कुछ भागों में विभाजित करके दें तो बेहतर होगा। जैसे आप 1950 से लेकर 1980 तक पहला स्टेज बना सकते हैं, वहाँ पे आप हिंदू वृद्धि दर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। 1980 से 90 आप सेकेंड स्टेज के रूप में वहाँ पर एक स्टेज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे विकास दर अपेक्षाकृत भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत हाई रहा, लेकिन यह विकास दर राजकोषीय घाटे से जनित था। किससे? राजकोषीय घाटे से। चर्चा करेंगे जब पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेज आप यहाँ पर बना सकते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब आफ्टर 90s, एलपीजी के आने के बाद क्या स्टेज, मतलब क्या चीज़ें रही हैं। तो 3 स्टेज में इसको डिवाइड करके आप थोड़ा थोड़ा सभी पर लिख सकते हैं। 6 नंबर का एक और प्रश्न यहाँ पर है, भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं इस पॉइंट पर चर्चा कर रहा था आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा है। उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मूल्यांकन कीजिए। अब उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत में नियोजन असफल रहा है। इसमें आपकी विचार क्या है, आपकी राय क्या है? अगर उस स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए अगर आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये प्रश्न आप सही नहीं लिख रहे हैं। वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि निश्चित रूप से भारतीय नियोजन में बहुत से जगहों पर हमें असफलता मिली है, प्राप्त हुई है। कुछ उसका एग्जाम्पल्स आप दे दें, लाइक 3rd 5 ईयर प्लान, और बाद के भी कुछ प्लान्स में कुछ पॉइंट्स हैं, इसका एग्जाम्पल आप दे दें। लेकिन अंततः आपको इस बात को इस प्रकार से कंक्लूड करना चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी निश्चित रूप से हमारे नियोजनकर्ताओं ने एक ईमानदारी से प्रयास किया और 2% के विकास दर से आज कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था एक औसतन 8% विकास दर पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है। ठीक है, और आज 8% विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे सफलतम विकासीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है आपको तैयार करना होगा। द प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ फेल्ड इन इंडिया, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएट। ये 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था 2016 में। 2016 में 15 नंबर के 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न का मतलब अथवा या और में थे ये प्रश्न, कि या तो ये लिख लें या फिर दूसरा वाला लिख लें। क्या क्या थे वे क्वेश्चन? इसमें पहला प्रश्न है वित्तीय समावेश या समावेशन क्या है। वहाँ पर था आर्थिक समावेशन, यहाँ है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात आर्थिक विकास में किस प्रकार का योगदान दिया है, विस्तार से लिखिए। और इसी के अथवा में एक प्रश्न था 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं, क्या यह योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, इज दिस प्लान सक्सेस टू फुलफिल द वन ऑब्जेक्टिव्स क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, अब ये प्रश्न 2016 का है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई थी, 2012 में इसे लागू किया गया था। अर्थात उस समय के हिसाब से यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट क्वेश्चन था कि कौन कौन से उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के, उसका आप विस्तार से वर्णन कर दें, और क्या यह योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है। ठीक है, 2016 वाला मेंस निश्चित रूप से आगे हुआ होगा, तब तक एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अंतरिम रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट जो है, वो तब तक आ चुका होगा। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण करना था।
2017 में अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं, फिर से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है 3 नंबर में, समावेशी विकास, और दूसरा प्रश्न है यहाँ मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। 6 नंबर का एक प्रश्न था कि भारत के विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या योगदान रहा है, लिखिए। देखिए 16, 17, 18 इनमें आपको 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उस समय के हिसाब से यही पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं उनसे करंट में रिलेटेड थी। वर्तमान में जैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो बड़े प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेंगे वो कहीं ना कहीं नीति आयोग से कोरिलेटेड होंगे या 15 वर्षीय योजना से कोरिलेटेड होंगे, ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। पढ़ना तो हमें सब कुछ होगा। तो यहाँ पे भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 6 नंबर का एक प्रश्न हो गया, और एक 15 नंबर का भी प्रश्न था 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कि तीव्र समावेशी विकास क्या है, फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। भारत में तीव्र समावेशी विकास ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से ऐसे तत्व शामिल किए गए थे जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध हुई, इसका विवरण, इसका डिटेल आपको यहाँ देना होगा। अंतिम मेंस जो था 2018 का, उसमें 3 नंबर का एक सिंपल सा डायरेक्ट प्रश्न है नियोजन के प्रकार से, विकेंद्रीकृत योजना से आप क्या समझते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 6 नंबर का एक प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, टिप्पणी करें, अपनी राय दें। ऐसे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है बच्चों। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां आपको 5, 10, 15 सेकंड एक पॉज लेकर सोच कर एक स्ट्रक्चर पहले तैयार करना चाहिए कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा और कहां एंड करने वाला हूं। उसके बाद इन प्रश्नों को आपको लिखना चाहिए। यहाँ सीधे आप प्रश्न अगर लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके राय उस प्रकार से नहीं आ पाएंगे जो परीक्षक इस प्रश्न में उम्मीद कर रहा है। 15 नंबर का भी एक प्रश्न है 2018 में, 12वीं योजना की संभावनाओं का इसके विकास के चालकों और योजना के लिए विकास लक्ष्यों के प्रकाश में विश्लेषण कीजिए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, 12वीं योजना से संबंधित है कि यहाँ पर आपको उसके प्रॉस्पेक्टस को एनालाइज करना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो बातें कही गई हैं वो योजनाएं कहाँ तक सही हैं, कितना अर्थव्यवस्था के लिए वो फायदेमंद है। और 2018 में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, उसके भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। स्टेट द मेजर्स टेकन ड्यूरिंग 5-year प्लान्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। ये तमाम प्रश्न 2014 से लेकर 2018 तक पूछे गए हैं। ठीक है, इन तमाम प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3, 6 और 15 नंबर में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है कि अगर इन सभी बिंदुओं को कवर कर लिया जाए तो कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में छूटेगा। क्लियर है बात। पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। जिन क्वेश्चंस में आपकी राय मांगी गई है वहाँ बहुत सावधानीपूर्वक आपको उत्तर लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हैं वहाँ पे एक कंटेंट जो आपको पहले से अवेलेबल है, केवल वो पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो सीधा आप वहाँ लिखते चलें, जैसे नीति आयोग का उद्देश्य पूछा गया था और सारी बातें। तो ये तमाम प्रश्न 2014 से लेकर 2018 तक पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप अच्छा नहीं लिख सकते थे। सभी प्रश्न बहुत ही ईजी हैं, सिंपल नेचर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें भी लिखी जा सकती हैं। मैं इस वीडियो का जो अगला पार्ट है उसमें मैं इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, लेकिन इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले चूँकि हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया है तो एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूँ कि जो नियोजन शब्द बार बार आ रहा है, प्लानिंग, ये क्या है। जब आपके दिमाग में एक शब्द आता है प्लानिंग तो आपको लगता है कि बहुत ईजी सा एक वर्ड है प्लानिंग या नियोजन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डेली बेसिस पे आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्लानिंग शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में या किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें इन चीज़ों का जवाब देना होता है, क्योंकि कई बार आपको अपनी इच्छाएं और अपनी योजनाएं, आपकी इच्छा जो है और आपकी जो योजना है,
इन दोनों में एक जो बारीक सी रेखा है, इन दोनों को जो चीज़ जो बातें अलग करती हैं, कई बार उसको लेकर आप अनभिज्ञ होते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो इच्छा है वही आपकी योजना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक इंग्लिश में कोट भी है, मैं लिखकर आपको बताता हूँ। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। क्या लिखा है? अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है, अगर आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो अगर बिना योजना के हो, बिना प्लानिंग के हो, तो वो केवल आपकी इच्छा है। कैसे? अगर आपको 3 नंबर का एक प्रश्न भी आता है कि नियोजन क्या है, अगर आपको ये लिखना है कि नियोजन क्या है, तो वहाँ एक सटीक जवाब ये होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था या देश के द्वारा एक निर्धारित समय अवधि के दौरान अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना नियोजन है। बहुत भारी भरकम जवाब नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति है, संस्था है या कोई राष्ट्र है, उसके जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, कब प्राप्त करने के लिए? एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए, जब वो अपने भौतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधनों का कैसा प्रयोग करता है? इष्टतम, बेहतर प्रयोग करता है, तो यह नियोजन है। सिंपल शब्दों में उदाहरण के साथ समझ लीजिए। कोई स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि सर मेरी योजना है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं। अगर उसने मुझसे ये कहा कि सर मेरी यह योजना है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, तो यह उसकी योजना नहीं है, यह उसकी क्या है? इच्छा, विश है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मैंने यहाँ पर लिखा था कि यह उसकी इच्छा है, यह उसकी आकांक्षा है, वह यह बनना चाहता है। यह इच्छा नियोजन या योजना में कब बदलेगी? जब उसमें 2-3 बातें हों। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो सही है कि उसका पूर्व निर्धारित लक्ष्य है डिप्टी कलेक्टर बनना, बहुत अच्छी बात। दूसरा, यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि का अभाव दिखा। वो अगर यह आकर कहता कि सर मुझे 1 साल में डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे 3 साल में डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में डिप्टी कलेक्टर बनना है, कुछ भी एक वो अल्पावधि या मध्यावधि या दीर्घावधि का समय काल अपनी इच्छा के साथ जोड़ता, तो इच्छा कहीं ना कहीं योजना की ओर आगे बढ़ती। और लास्ट में अंततः उसे इस पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लासरूम है, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, उसके पास जो कॉपी है, किताब है, पेन है, जितने भी उसके फिजिकल रिसोर्सेज हैं। उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हैं, घर वाले ने जो पैसे दिए हैं। उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, जो उनके टीचर्स हैं, सलाहकार हैं, मित्र मंडली है। इन सभी का कैसा प्रयोग करना? इष्टतम, ऑप्टिमम। अगर उनने इन सभी तमाम चीज़ों का इष्टतम प्रयोग करते हुए एक निश्चित समय अवधि में अपने मुकाम तक अगर वो पहुंचता है, अपने वो पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो इच्छा है वो किस में तब्दील हो जाएगी? नियोजन में। तो यहाँ एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, इच्छा और नियोजन। किसी गोल को, किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को, प्री डिसाइडेड गोल को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नियोजन में कुछ बातें वहाँ ऐड करनी होंगी। तो नियोजन क्या है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। इसके बाद जो ये तमाम बिंदुएं हैं, इन पर भी हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपने यदि अभी तक भी यदि स्वास्तिक एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि लगातार बेहतर लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए स्वास्तिक एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।